जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10th में साइंस में अनसॉल्व, जो कि आपको बता दें कि आपके पास कोई भी अनसॉल्व होना, आज हम लोग सेट 1 को करेंगे। आपके पास अगर राजीव हो, एचएम हो, एक्स हो या अरियंत हो, कोई भी अनसॉल्व हो, अगर मैच ना होना तो आप लोग केवल सेट 1 को मत देखिए, आप लोग सी जे सेट को देखिए। हम लोग जो है मतलब वैसे कॉमनली तो हम एचएम अनसॉल्व से आपको करा रहे हैं, ठीक है। एचएम अनसॉल्व हमारे पास है तो आप लोग एचएम अनसॉल्व अगर आपके पास नहीं है, अगर अरियंत है तो आप लोग केवल अगर मैच ना हो तो सीजे सेट को देखना, सीजे सेट को कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट बाई ए कॉन्केव मिरर इज फाउंड वर्चुअल इरेक्ट एंड ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन्होंने ये क्वेश्चन में ये कहा है कि द इमेज एन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट बाई कॉन्केव मिरर, कोई एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक कॉन्केव मिरर है यूं, और इस कॉन्केव मिरर में आप लोग जानते हो ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। और ऑब्जेक्ट फॉर्मेट बाई फाउंड वर्चुअल इरेक्ट एंड ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। देखो जो इमेज है ना, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से ग्रेटर देन है, तो ये पोल जो है ना, पोल और ये जो फोकल लेंथ है, ठीक है, इनके बिटवीन जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट रखने पर जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इरेक्ट बनता है। जैसे यहाँ से अब ये जो भी रे इसके पैरेलल जाएगी ना प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फिर फोकस से होकर जाएगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी वो फिर सीधी निकल जाएगी, और ये दोनों तो कभी मिलने वाले थे नहीं, तो फिर इनको हम लोग यूं बिहाइंड साइड इसको खींच के ले जाते हैं, और ये जो हमारे पास ये ए और बी इमेज है, ए डैश बी डैश ये ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश ये बन जाता है हमारे पास इमेज। तो ये जो ऐसा कंडीशन, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, तो पोल और हम लोग कहाँ रखेंगे, फोकस के बीच में। तुम लोग कहेंगे बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक। क्या करोगे, ऑप्शन नंबर डी कर लोगे आप लोग, ठीक है, समझ गए ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में ही द फोकल लेंथ ऑफ स्पेरिकल मिरर एंड थिन स्पेरिकल लेंस आर -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड लेंस आर पॉसिबली, मिरर भी क्या है और लेंस भी क्या है, क्या पॉसिबल इसमें, सुनना फिर से एक बार। इन्होंने कहा है द फोकल लेंथ अब स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर में जो फोकल लेंथ है ना एंड थिन स्पेरिकल लेंस, एक कोई थिन स्पेरिकल लेंस भी है और स्पेरिकल मिरर भी है, ठीक है। आर -15 सेंटीमीटर, अगर माइनस में है तो हमने हमेशा कहा है कि माइनस में कॉन्केव मिरर कॉन्केव लेंस, प्लस अगर आ जाए, ठीक है, तो हम लोग किसी किसी कंडीशन में हम देखते हैं तो कॉन्वेक्स लेते हैं। तो माइनस है, सिंपल है, कॉन्केव होना चाहिए हमारे पास, तो बोध कॉन्केव, तो हम लोग कहेंगे बोध कॉन्केव यानी ए ऑप्शन। तो इसमें हम लोग ए ऑप्शन को चूज करेंगे, क्या चूज करेंगे हम लोग, ए ऑप्शन को चूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। 3 में क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू लाइक एट द टाइम ऑफ रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन डिक्शनरी। जो डिक्शनरी है उसमें बहुत छोटे छोटे हमारे पास लेटर्स होते हैं, उस लेटर्स को अगर हम लोग स्टडी करना चाहे, ठीक है, रीडिंग करना चाहे, तो रीडिंग करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो आपको बता दें हम लोग उस समय जो है कॉन्केव लेंस यूज करेंगे, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास गिवन है, हाँ हाँ, ऑप्शन नंबर सी कर लो, कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन को करेक्ट कर लो आप लोग। तो आप लोग 3 में सी ऑप्शन को करेक्ट कर लो, ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। एंड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई फॉर्मिंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जो ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई में जो इमेज बनता है वो इमेज कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है, कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, बट वहां पर अपोज मतलब उल्टा बनता है जो इमेज बनता है। तो हम लोग कहेंगे इसमें रेटिना ऑप्शन में है, बिल्कुल है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, टू कंडक्टिंग वायर्स हैविंग सम मटेरियल्स। हाँ, तो कोई दो कंडक्टर है ना, वो हैविंग सम मटेरियल्स, नहीं सेम मटेरियल्स, तो दो कंडक्टिंग वायर मतलब दो वायर है और सेम मटेरियल के हैं, क्या है, सेम मटेरियल के हैं। लेंथ एंड डायमीटर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर अरेंज इन सीरीज फर्स्ट इन द पैरेलल। अच्छा, पहले आप लोग सीरीज में कर लो फिर पैरेलल। द रेशियो ऑफ हीट जनरेटेड इन सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट विल बी, अच्छा इनके रेशियोज क्या होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में
और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कॉमनली देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व भी आपको करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि दो वायर है और दोनों वायर में जो है लेंथ एंड डायमीटर सर्किट अरेंज फर्स्ट सीरीज एंड, पहले सीरीज में हम लोग कनेक्ट करते हैं और इसके बाद हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पहले सीरीज में फिर पैरेलल में। तो जैसे हमारे पास आर है, तो अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इसको आर डैश कर रहे हैं, तो इसको हम लोग करेंगे आर प्लस आर, ठीक। तो ये हमारे पास दो वायर है ना, इसलिए तो ये हो जाएंगे हमारे पास 2R। अगर हम लोग इसी को अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो R डबल डैश कहोगे तो 1/R प्लस 1/R, तो ये 2/R, अर्थात हम लोग कहेंगे R डबल डैश इक्वल्स टू R अपॉन 2, ठीक। क्या कहेंगे हम लोग, R अपॉन 2। अब इन्होंने कहा है अरेंज बताओ सीरीज और पैरेलल के। तो सीरीज में हमारे पास क्या है, R डैश, और पैरेलल में क्या है, R डबल डैश। सीरीज में है 2R, इसमें है R/2। इस 2 को ना सबसे ऊपर ले जाओ, तो 2 2 जाओ हमारे पास 4, ठीक। रुक जाओ, इसमें क्या कहा है, द रेशियो ऑफ हीट जनरेट इन सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट। क्या है, इन पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसको सबसे ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 to the 4 R/R, इससे ये कनेक्ट कैंसिल, तो R डैश अपॉन R डबल डैश, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/1। तो अगर हम लोग R डैश रेशियो R डबल डैश करते हैं तो 4:1 हो जाएगा, एंड R डबल डैश रेशियो R डैश करेंगे तो 1:4 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपके पास क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं आपको, इसमें आंसर दिया गया क्या। तो सेट 1 क्वेश्चन नंबर 5 के सी ऑप्शन हमें गिवन है, ठीक। क्या ऑप्शन गिवन है, सी ऑप्शन गिवन है, हाँ सी ऑप्शन 1:4। तो हम लोग 5 में सी ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में क्या है, समझना। क्वेश्चन में हमारे पास ये है कि द अरेंजमेंट टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। देखो, द अरेंजमेंट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन कार, अगर इलेक्ट्रिक करंट से मतलब इलेक्ट्रिक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिससे अरेंजमेंट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर प्रोड्यूस हो रही है तो हम लोग कहेंगे उसको जनरेटर, और जनरेटर से ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो जनरेटर जो है ऑप्शन नंबर ए में है, तो 6 में हम लोग ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे। एंड 7 में क्या, 7 में है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द करेक्ट मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। फिर से एक बार समझना, इसमें क्या दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द करेक्ट मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। तो लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, कोई एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, उसमें अगर हम लोग मतलब उसमें अगर हम लोग करंट को फ्लो करा देते हैं, जैसे कोई वायर है, इसमें करंट को अगर फ्लो करा देते हैं तो अराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर। और उस मैग्नेटिक फील्ड मतलब हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कंसंट्रेटिक, मतलब हम लोग कहेंगे सेंटर से। हाँ, तो ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते पहले। द लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू वायर, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वायर नहीं है। द लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू वायर, वायर के पैरेलल भी नहीं है। लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर रेडियल, द लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर कंसंट्रेटिंग विद द सेंटर ऑफ। देखो, जैसे कोई भी वायर हो, जैसे मान लो कि हम लोग कोई भी वायर, जैसे ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, ये तो इसको छोड़ो, इसको देखो, ये कोई भी वायर है। अगर वायर से हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग दिखाते हैं, इस प्रकार से शो कराते हैं, तो यहाँ पर अगर देखोगे ना तो ये यूं गोल गोल घूमती है, इस पेरिकल की तरह यूं, ठीक, इधर से यूं, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर था। लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर कंसंट्रेट विद सेंटर ऑन द वायर, तो हम लोग कहेंगे सेंटर से ये मैग्नेटिक फील्ड चली जाएगी, ठीक है। तो सेंटर से ही हम लोग देखेंगे, तो जो सेंटर से ही ये जो लाइन है ना सेंटर से जाएगी, तो हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर डी 7 में करेक्ट है, ठीक। चलिए अब देखिए हम लोग केमिस्ट्री पे करते हैं, ठीक है। ये तो फिजिक्स के सारे हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, मतलब एमसीक्यूज कर चुके हैं ना, एमसीक्यूज हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग केमिस्ट्री करते हैं। हाँ, तो इसमें है ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, कोई सॉल्यूशन है रेड लिटमस को
अगर ब्लू कर दे तो समझना हम लोग पीएच वैल्यू हम लोग स्टडी कर चुके हैं। पीएच वैल्यू अगर पीएच 7 होना तो हम लोग कहेंगे कि जो सॉल्यूशन है ना ये न्यूट्रल है, और अगर 7 से लेस हो तो हम लोग कहेंगे फिर एसिड है, और 7 से मैक्सिमम में हो तो हम लोग कहेंगे बेस है ना। तो यहाँ पर और एक चीज ध्यान रखना कि अगर कोई सॉल्यूशन रेड है, कोई भी लिटमस पेपर अगर रेड हो जाए ना तो समझ जाना कि ये एसिड है, ये सॉल्यूशन एसिड है। और लिटमस पेपर जैसे लिटमस पेपर को अगर हम लोग किसी सॉल्यूशन में डालते हैं और वो रेड आ जाए तो समझ जाओ एसिड है, और लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में डालते हैं अगर वो ब्लू हो जाए तो समझ जाओ कि वो बेस है। तो हम लोग यहाँ पर कॉमनली कह सकते हैं कि ये जब लिटमस पेपर आप लोग देख पा रहे हो कि ब्लू है, ब्लू का मतलब बेस है, तो बेस की जो पीएच वैल्यू होती है ना वो फिर 7 से मैक्सिमम है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में 8 है, तो हम लोग इसमें डी ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, 9 में जिंक पाउडर रिएक्ट्स विद डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक पाउडर जो है किससे रिएक्शन कर रही है, हम लोग कहेंगे इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड से। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, कौन सी गैस निकलेंगी यहाँ से, हमेशा ध्यान रखना कोई भी मेटल हो, अगर मेटल की रिएक्शन अगर किसी एसिड से करा दो या चाहे बेस से करा दो तो हाइड्रोजन गैस वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन गैस हमारे पास ऑप्शन में डी में है, तो 9 नंबर में भी हम लोग डी ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे। अब देखो 10 नंबर, द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन है। तो देखो एल्केन के जो जनरल फार्मूला है ना, तो आपको बता दें कि जो एल्केन है तो एल्केन में आप लोग फार्मूला लिखना CnH2n+2, ठीक। एल्कीन में लिखना आप लोग CN, ठीक, CnH2n, और एल्काइन में लिखना CnH2n-2। ये एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो एल्काइन की बात की जा रही है तो एल्काइन के जो कॉमनली फार्मूला क्या है CnH2n-2, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर लो 10 में। 11 नंबर में द फंक्शन ऑफ ग्रुप एल्डिहाइड इज, तो एल्डिहाइड के लिए आप लोगों को कॉमनली बता दें कि CHO ये ग्रुप होनी चाहिए। तो ये CHO देखो आप लोगों को बी में है, बी में इस प्रकार से हमारे पास यूं डबल बॉन्डिंग, O को डबल बॉन्ड चाहिए, O को डबल बॉन्ड दिया हम लोगों ने, H को सिंगल बॉन्ड चाहिए, H को सिंगल बॉन्ड, और C के जो बॉन्डिंग है 4 होने चाहिए, 1 2 3 4 4 है। तो देखो CHO है तो CHO बी ऑप्शन में है, तो 11 में हम लोग बी ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे। बी विल बी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड। अभी आपको बता चुके हैं नाम कि क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, कौन सा मेटल है, चाहे जिंक हो चाहे मैग्नीशियम हो, कोई मेटल हो, अगर वो एसिड बेस से रिएक्ट कर ले तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम और जिंक, तो ऑप्शन नंबर ए, तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर इसमें है 13 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कीटोनिक ग्रुप इज प्रेजेंट, किसमें कीटोनिक ग्रुप है, तो कीटोनिक ग्रुप में कॉमनली CO ग्रुप को कीटोनिक ग्रुप कहते हैं हम लोग, और कीटोनिक ग्रुप आप लोग देखोगे ना तो डी ऑप्शन में है। कैसे देखो डी ऑप्शन में है CH3 सिंगल बॉन्ड, CO को डबल बॉन्ड चाहिए, O जो है खुश, और यहाँ पर CH3, तो देखो ये कीटोनिक ग्रुप है यहाँ पर। तो किस ऑप्शन में हमारे पास डी ऑप्शन में है, तो 13 में हम लोग डी ऑप्शन को चूज कर लेंगे, ठीक। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, समझ गए हम लोगों ने। अब हम लोगों ने कर लिया केमिस्ट्री को कंप्लीट, अब करेंगे बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में आपको बता दे कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किसमें है, किडनी में है, किसमें है, किडनी में, ठीक है। जो टॉयलेट को मतलब कुल मिलाकर जो भी चीज़ आप लोग पियोगे ना उसको आप लोगों को प्योरीफाई करना है, वो किडनी काम होता है। तो किडनी जो है ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम लोग 14 में ऑप्शन नंबर डी को चूज कर लेंगे। एंड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 में है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरूवेट टेक्स प्लेस इन। कई बार आप लोग अच्छे से इसको पढ़ भी चुके हो कि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन है ना, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरूवेट, जो ग्लूकोज जो है
वो ब्रेक डाउन होकर पायरुवेट टेक्स प्लेस, पायरुवेट का टेक मतलब ग्लूकोज जो है ब्रेक होकर अगर पायरुवेट बन जाए तो ये कौन किस में होता है, साइटोप्लाज्म में, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में है। 16 में हमारे पास है द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स इन नो। तो एक चीज यहाँ पर समझना, आपको फिशन, बडिंग, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन हम अच्छे से आपको पढ़ा चुके हैं। फिशन में क्या करते हैं, वही तोड़फोड़, ठीक है। और बडिंग में भी आप लोग जानते हो ना, बडिंग और रीजनरेशन। तो यहाँ पर आप लोग कॉमनली जानते हो कि कोई भी अगर इंसेक्ट क्यों ना हो, या कोई भी अगर आप लोग कहोगे कि इन्होंने जो क्वेश्चन में कहा है कि विच नहीं, द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो अगर अपने बॉडी से किसी को अगर जन्म दे देना तो उसको हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। तो मतलब रीजनरेशन जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम लोग सी ऑप्शन को सही कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है। अब 17 नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्टेड इनटू सीड, कौन है जो सीड में कन्वर्ट करता है, तो ओव्यूल आपको पता है खूब अच्छे से। तो 17 नंबर में ए ऑप्शन कर लो। अब इसके बाद देखो, a section of DNA that provides information for the synthesis of a protein is called, जो प्रोटीन इज कॉल्ड DNA है ना, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, यही है जेनेटिक जो मैटर है ना, जेनेटिक मैटर सही है। इसमें इसकी जो सबसे यूनिट सेल है, सबसे यूनिट सेल, सबसे छोटी से छोटी सेल जो है वो है जीन। तो डीएनए जो है क्या है, ये जीन के ही जीन से डीएनए को बनाते हैं, मतलब जीन 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 कई जीन मिलेंगे तब एक डीएनए बनेगा। ठीक है। तो हम लोग कहेंगे डीएनए की सबसे छोटी यूनिट जो है क्या है, जीन है। तो जीन जो है ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है, बी में है। तो 18 में तो डीएनए की सबसे छोटी यूनिट, सबसे स्मॉल यूनिट क्या है, जीन है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल जानते हो ना, जिसको हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो आर्टिफिशियल मतलब नहीं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात की उन्होंने। ग्रास लैंड, क्या ग्रास लैंड को जो घास वगैरह है, ग्रास वगैरह है, क्या इसको हम उगा सकते हैं, हम लोग नहीं उगा सकते। तो फिर ये आर्टिफिशियल कहाँ से हुआ, आर्टिफिशियल नहीं है। आर्टिफिशियल जो हम लोग कर सकते हैं ना, जिसके फॉरेस्ट जंगल हम लोग नहीं बना सकते, डिजर्ट नहीं कर सकते हम लोग, एग्रीकल्चर लैंड फॉरवर्ड बाई ह्यूमंस। हाँ, जो ह्यूमन कर सके वो आर्टिफिशियल, जो ह्यूमन ना कर पाए वो फिर आर्टिफिशियल नहीं है, है ना। तो हम लोग कहेंगे डी ऑप्शन। 19 नंबर में क्या है, डी ऑप्शन। एंड देखो हमारे पास 20 नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लांट हार्मोन, कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है। तो यहाँ पर ऑक्सिन, क्या ऑक्सिन प्लांट हार्मोन है, जी प्लांट हार्मोन है। साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन है। थायरॉक्सिन प्लांट हार्मोन नहीं है। जिब्रेलिन प्लांट हार्मोन है। जो थायरॉक्सिन है वो प्लांट हार्मोन नहीं है। ठीक है, वो क्या है, ह्यूमन हार्मोन है। तो हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर सी 20 नंबर में करेक्ट है। अब देखिए हम लोग करते हैं पार्ट बी को, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए पार्ट बी में हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या है। तुम लोग करेंगे इसको ना, जब भी सॉल्व करेंगे बोर्ड एग्जाम में आप लोग आंसर नंबर करना, या आंसर हम कर रहे हैं फर्स्ट और उसके पार्ट है तो फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को कर रहे हैं। ठीक, फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास हमें गिवन ये है कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट को ना हमेशा यू से लिखना और वो माइनस में लिखना। ठीक है, तो ये -25 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर फ्रॉम ए रियल इमेज ऑफ साइड डबल दैट द ऑब्जेक्ट फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो फोकल लेंथ जो है ये हम लोग फाइंड करेंगे। बट यहाँ पर एक चीज समझना, ये उन्होंने कहा है कि फ्रॉम ए रियल इमेज ऑफ साइड डबल ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज है ना वो ऑब्जेक्ट का डबल है, तो इमेज को लिखेंगे हम लोग v से, जो कि ऑब्जेक्ट का डबल है भाई। तो ये 50 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पर हम लोग यप को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मिरर फार्मूला यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला को यूज करेंगे, जो कि फार्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। मिरर में प्लस लेते हैं, लेंस में माइनस लेते हैं ना। वैल्यू को पुट करो फटाफट, 1/f इक्वल्स टू 1/-25 प्लस 1/-50। 1/f इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास 50। ठीक, तो ये
25 टू जा और 51 जा, ठीक। तो ये ऐड करेंगे -3/50, तो इसे हम लोग रिवर्स करेंगे, इसे रिवर्स कर देंगे, तो F इक्वल्स टू हम लोग कहेंगे 50/3 सेंटीमीटर। माइनस माइनस मीन्स क्या है हमारे पास, कॉनकेव मिरर, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट को, ठीक। तो 1 के सेकेंड पार्ट में हमारे पास है, अगर माइनस आप लोग यहाँ पर लिखना चाहो लिख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है देखो, तो वह आंसर 1 के सेकेंड को, तो आंसर 1 और सेकेंड, तो 1 के सेकेंड पार्ट में है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी relative to medium A and following figure which of the medium in denser Y, जो डेंसर है ये भी क्यों है ये बताओ। देखो फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंगल को आप लोग बताओगे, ठीक। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन एंगल को आप लोग बता देना, यहाँ पर रिफ्रैक्शन एंगल क्या है यहाँ पर, ठीक है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, ठीक, मीडियम बी एंड मीडियम ए, फॉलोइंग फिगर विच ऑफ द मीडियम इज डेंसर एंड वाई। इन्होंने ये कहा है यूं यूं और यूं, ठीक। यहाँ पर ये रे आ रही है, ये रे जा रही है, यहाँ पर ये 30 एंगल पर है एंड यहाँ पर ये 45 एंगल पर है, 45 एंगल पर है। एंड ये तो जानते हैं नॉर्मल ये हमारे पास 90 एंगल पर है। ये बाउंड्री लेयर है, मीडियम ए मीडियम है ये, और ये मीडियम बी है, ठीक। ये मीडियम ए है और ये मीडियम बी है। अब यहाँ पर समझना, स्नेल हम लोग स्नेल लॉ लगा देंगे। स्नेल लॉ में हम लोग क्या करेंगे कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू एन फार्मूला यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर एक काम कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि साइन आई की वैल्यू आई, ये जो हमारे पास इंसिडेंट रे है, तो ये हमारे पास, अब एक चीज ध्यान रखना, एंगल हमेशा हम लोग नॉर्मल से ही लेते हैं, तो भाई ये 45 है, ये क्या है 45, तो फिर ये एंगल जो है ना, ये एंगल हम लोग 45 कर लेंगे। यह 30 है तो फिर ये एंगल हम लोग 60 कर लेंगे, और हमें इन दोनों एंगल से मतलब ही है। तो हम लोग यहाँ पर रिफ्रैक्टिव एंगल तो निकाल चुके हैं, तो आर हमारे पास क्या है, आर जो है 60 है, ये हम लोग निकाल चुके हैं। अब साइन आई, तो साइन आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 45, एंड साइन आर की वैल्यू है क्या है हमारे पास 60 इक्वल्स टू एन। तो हम लोग कहेंगे साइन 45 की वैल्यू 1/√3 एंड साइन 60 की वैल्यू है √3/2 इक्वल्स टू एन। इसे हम लोग 1/√2 इंटू 2/√3 कर लेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे √2, तो हम लोग कहेंगे इक्वल्स टू एन, तो एन इक्वल्स टू √2/3, ठीक। तो √2/3 ये हमारे पास क्या हो गया आंसर, है ना। तो ये तो हमारे पास इंडेक्स है एंड ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव एंगल है। अब देखो हमारे पास इसके बाद हमारे पास है आंसर 2 में, 2 के ए पार्ट में, देखो हम लोग करेंगे आंसर 2 और उसके ए पार्ट को, ठीक। 2 के ए पार्ट में हमारे पास क्या है, ए मैन सफरिंग नियर साइटनेस, ठीक, कैन रीड क्लियरली ए बुक। एक कोई मैन है उसको ना नियर साइटनेस है, ठीक है, और रीड क्लियरली बुक प्लेस्ड एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। जब बुक डिस्टेंस जो है 20 सेंटीमीटर है, विच टाइप ऑफ लेंस एंड हैविंग हाउ मच फोकल लेंथ शुड बी यूज्ड इन ऑप्टिकल टू रीड टू बुक प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर समझना, यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है कि ये कोई मैन है उसको ना नियर साइटनेस है, और भाई नियर साइटनेस है तो हम लोग जानते हैं कि वो व्यक्ति जो है कौन सा लेंस यूज करेगा, भाई नियर साइटनेस है तो फिर व्यक्ति जो है कॉनकेव लेंस यूज करेगा, है ना। तो हम लोग कहेंगे ही यूज्ड, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे ही यूज टू कॉनकेव लेंस, ठीक। तो
किस लेंस को यूज करेगा वो? कॉनकेव लेंस को। इनका शॉर्ट साइडनेस, हाँ, तो कॉनकेव लेंस को यूज करेगा वो। अब यहाँ पर थोड़ा समझना, इन्होंने कहा है कि बुक की जो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर है। तो बुक की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर है। एंड इसकी जो इमेज है ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। तो फोकल हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर हम लोग लेंस फार्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? लेंस फार्मूला। तो हम लोग कहेंगे बाय यूजिंग लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला हमारे पास 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब देखो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग 1/f इक्वल्स टू 1/v। v की वैल्यू क्या है हमारे पास? 25 है, ठीक। v की वैल्यू क्या है हमारे पास? 25 है। और माइनस u की वैल्यू भी हमारे पास क्या है? 20 है। अब एक चीज यहाँ पर समझना कि कॉनकेव में हम लोग इमेज को भी माइनस में लेते हैं, तो यहाँ माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर रियलिटी में माइनस ही लेंगे। सो सही किया था हम लोगों ने। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो 1/f इक्वल्स टू एलसीएम ले लेंगे हम लोग 100 एलसीएम। 25 4 जा 100 और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 25 जा 100, ठीक है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा, तो 1/f इक्वल्स टू 1/100। तो f इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमारे पास क्या है? फोकल लेंथ हमारे पास है 100 सेंटीमीटर, ठीक। इसके सेकेंड पार्ट में देखो, तो आंसर हम लोग 2 और उसके सेकेंड पार्ट में करेंगे। तो 2 के सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है? देखो 2 के सेकेंड पार्ट में है कैलकुलेट द फोकल लेंथ। अच्छा, इसमें भी फोकल लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। तो f इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है ना, f इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इसके बाद है कि पावर हमारे पास 20 डायोप्टर है। अच्छा, 20 डायोप्टर, तो पावर P जो है हमारे पास 20 डायोप्टर है। अब यहाँ पर हम लोग फोकल लेंथ का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि पावर P इक्वल्स टू 1/f, ये फार्मूला है मीटर में। और 1 मीटर हम लोग जानते हैं ना कि ये 100 सेंटीमीटर के इक्वल्स है। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल्स है, और ये हमारे पास 20 डायोप्टर। तो इसे एक्सचेंज कर लेंगे, ये f इक्वल्स है 25 जा, तो f इक्वल्स टू हम लोग कहेंगे 5 सेंटीमीटर। तो f हमारे पास क्या है? 5 सेंटीमीटर, ठीक। f क्या है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। एक काम कर लो आप लोग, इतने को स्क्रीन शॉट ले लो, फिर इतने को हम लोग रेस करके फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 3 को, ठीक है। तो देखिए हम लोग करेंगे आंसर 3 में भी फर्स्ट पार्ट को करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये गिवन है हमें कि व्हाट विल द रेजिस्टेंस ऑफ वायर व्हेन ट्विस्ट हाफ। अच्छा, वायर की जो रेजिस्टेंस क्या है जब उसको ट्विस्ट हाफ कर लेते हैं। जैसे हमारे पास समझना, ट्विस्ट का मतलब होता है हमारे पास n, नंबर ऑफ n जो है ये 2 है, ठीक है। अब हम लोग एक इन्होंने कहा है कि ट्विस्टेड हाफ, व्हेन ट्विस्टेड हाफ करेंगे। तो एक चीज यहाँ पर समझना कि हम लोग जो है ये फाइंड आउट करेंगे r डैश को। यहाँ पर ये हाफ का मतलब है 1/2। अब यहाँ पर फार्मूला जब हम लोग निकालेंगे ये होता है r डैश इक्वल्स टू n स्क्वायर r, ठीक। ये हम लोग यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग r डैश इक्वल्स टू n की वैल्यू 1/2 और स्क्वायर इंटू r। तो ये हो गया r डैश इक्वल्स टू ये r अपॉन ये 2 का स्क्वायर 4। तो ये आंसर r/4 ओम, ठीक। जब भी ट्विस्ट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा r/4 ओम। अब देखिए आप लोग इसके सेकेंड पार्ट को, ठीक। सेकेंड पार्ट को देखो, तो करते हैं आंसर 3 और उसके सेकेंड पार्ट। 3 के सेकेंड पार्ट में देखो, सेकेंड पार्ट में हमें गिवन ये है कि देयर आर 2 रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम एंड 5 ओम। तो 2 रेजिस्टेंस हमें गिवन है, तो हम लोग कहेंगे R1 जो है 3 ओम है, R2 जो है हमारे पास 5 ओम है। क्लियर? एंड बोथ रेजिस्टेंस आर ज्वाइंट इन पैरेलल विद ए सेल। यानी ये किस में ज्वाइंट है? पैरेलल में। तो हम लोग कहेंगे R1 एंड R2 आर ज्वाइंट इन पैरेलल, ठीक।
ये तो कहा पहले किसमें, पैरेलल में ना, हाँ, तो इन ए पैरेलल। तो जब ये पैरेलल में होना तो पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, 1/r डैश कर लो, तो 1/r1 प्लस 1/r2 कर लो, तो 1/3 प्लस 1/5, एलसीएम ले लेंगे 15, तो 5 बन जा 5 और 3 बन जा 3, तो 8/15। तो r डैश हम लोग कहेंगे कि r डैश इक्वल्स टू 15/8 ओम, ठीक, 15/8 ओम। एंड इन्होंने ये कहा है जॉइंट पैरेलल, विच ऑफ द रेजिस्टेंस विल बी हॉटर। अच्छा 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 अच्छा, इन्होंने ये कहा है देयर आर टू रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम एंड 5 ओम है, बोथ रेजिस्टेंस आर ज्वाइंट इन पैरेलल। दोनों को हम लोग पैरेलल से ज्वाइन कर लेते हैं विद ए सेल, एक सेल से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। किससे ज्वाइन करेंगे, एक सेल से हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे आपको बताते हैं कि जैसे मान लो कि ये दोनों के दोनों पैरेलल में है, यहाँ पर यू कनेक्ट कर लेंगे और यू कनेक्ट कर लेंगे, ठीक। यू कनेक्ट करने के बाद इसको एक सेल से कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर जब सेल से कनेक्ट कर लेंगे तो पहले कौन है हमारे पास, 3 ओम, तो यहाँ पर 3 ओम है एंड यहाँ पर 5 ओम है, प्लस माइनस। अब ये बताओ जो हम लोग हीट करेंगे सबसे अधिक हीट कौन होगा यहाँ पर, 3 ओम या 5 ओम। अब देखो रेसिस्टेंस का काम होता है करंट को रोकना, अब इसके पास ज़्यादा पावर है तो इसको ये रोक लेगा, करंट जो फ्लो है आई को ये रोक लेगा, और ये जो है 3 ओम ये हीट कर जाएगा क्योंकि इसके पास कम पावर है ना। तो हम लोग सिंपली आंसर देंगे 3 ओम। तो फाइनली हमारे पास आंसर होगा ये 3 ओम, ठीक, 3 ओम हमारे पास आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी के सेकेंड पार्ट में है, सेकेंड पार्ट तो है ही, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तो नंबर 4 नंबर में है, तो हम लोग करेंगे आंसर 4 और फर्स्ट, ठीक। 4 के फर्स्ट में हमारे पास क्या है, 4 के फर्स्ट में है 3 रेसिस्टेंस 20 ओम, 3 रेसिस्टेंस हमें गिवन है, तो 3 रेसिस्टेंस हम लोग कहेंगे R1 जो है हमारे पास क्या है 20 ओम है, R2 जो है हमारे पास, R2 जो है हमारे पास 24 ओम है, एंड R3 जो है हमारे पास 30 ओम हमें गिवन है। आर ज्वाइंट इन ए सीरीज एंड पैरेलल, कैलकुलेट द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इन इच केस। देखो ये किस किस में कनेक्ट है, हम लोग कहेंगे सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है, ठीक है। सीरीज में भी है पैरेलल में भी है, तो यहाँ पर सीरीज में भी कनेक्ट कर लो, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर सीरीज के लिए, तो सीरीज के लिए फार्मूला हमारे पास R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर हम लोग R इक्वल्स 20 प्लस 24 प्लस 30 ऐड कर लो, R इक्वल्स टू, तो 0 0 4 5 7, तो 74 ओम, ये तो सीरीज कनेक्शन में है। अब इसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं, तो पैरेलल में हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, जब इसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसमें जब कनेक्ट कर लेंगे तो 1/r इक्वल्स 1/r1, R1 हमारे पास 20 और ये 24 एंड ये 30, तो 1/r इक्वल्स, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 120, ठीक। तो 26 जा 120 और 24 5 जा 120 और 34 जा, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/r इक्वल्स टू, ये हमारे पास 15 और 120, 15 8 जा 120, तो 1/r इक्वल्स टू 1/8, तो r इक्वल्स टू हम लोग कहेंगे 8 ओम। ये हमारे पास फाइनली आंसर, ठीक। यहाँ पर देखो फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में सेकेंड पार्ट। अब देखो सेकेंड के बाद भी हमारे पास और है, बोर्ड एग्जाम में ना क्वेश्चन नंबर 4 में या कुछ स्टूडेंट्स गलतियाँ कर जाते हैं। यहाँ पर क्या मिस्टेक करते हैं कि जैसे 4 के और में भी 3 पार्ट्स है ना, उसको या तो उसको मत करो या तो इसके फर्स्ट के 2 पार्ट को मत करो, मतलब और वाले को अलग करना, ठीक है। या तो शुरुआत के दोनों कर लो या तो फिर ये बाद के तीनों कर लो। तो देखो हम लोग कर रहे हैं 4 के सेकेंड पार्ट को करने जा रहे हैं, ठीक है।
तो आंसर 4 उसके सेकेंड पार्ट। देखो 4 के सेकेंड पार्ट में हमारे पास हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि एक करंट ऑफ 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर करंट है, करंट क्या है हमारे पास 5 एम्पियर, तो इसको आई से लिख लो, करंट को हम लोग आई से लिखते हैं ना, तो आई से डिनोट कर लेंगे, तो ये हमारे पास 5 एम्पियर, ठीक है। इसके बाद है एम्पियर इज फ्लोइंग इन सर्किट फॉर 8 सेकेंड, 8 सेकेंड मतलब ये टाइम है, तो t इक्वल्स टू हमारे पास क्या गिवन है, मैं 8 सेकेंड, क्लियर। एंड हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द सर्किट, कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे इसमें से, तो हमने इलेक्ट्रॉनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है n, क्लियर। एंड इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट 20 ओम, 20 ओम, आर हमें गिवन है 20 ओम, जब आर 20 ओम गिवन है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस इन दिस टाइम इंटरवल, हीट प्रोड्यूस W, वर्क निकाल लो या H निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, हीट को H भी कर सकते हम लोग। तो एक काम करते हैं, हीट की बात कीजिए, W ना करो, H को ही निकाल लो। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग फार्मूला कॉमनली ये लगा देते हैं कि Q इक्वल्स टू यानी I इक्वल्स टू Q यानी एनी अपॉन टी, एनी अपॉन टी ये लगा दो। तो I की वैल्यू पुट करो, तो I की वैल्यू हमारे पास क्या है, I की वैल्यू है 5, N हम लोग निकाल लेंगे, E की वैल्यू जो है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19, T की वैल्यू हमारे पास 8, 8 2 जा, इसको नीचे ले आओ दोनों को, तो N इक्वल्स टू 5 अपॉन 0.2 इंटू 10⁻+19 कर लोगे, पॉइंट हटा लो, जीरो ले लो, तो यहाँ पर 225, ठीक, तो हम लोग कहेंगे 25 इंटू 10⁻19, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, ये जीरो हटा के यहाँ पॉइंट लगा लो, तो n इक्वल्स टू 2.5 नहीं नहीं नहीं, पॉइंट ना लगाओ, यही रहने दो क्योंकि नंबर्स हैं, ठीक, तो हम लोग कहेंगे 25 इंटू 10⁻19, तो n जो है हमारे पास 25 इंटू 10⁻19 यही रहने दो, ठीक। अब यहाँ पर H इक्वल्स फार्मूला लगा दो, H इक्वल्स आई स्क्वायर आर टी, ये लगा देते हैं, तो H इक्वल्स आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25, इंटू आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 है, इंटू टी की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 है, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास H इक्वल्स, तो ये हो गया 25 2 जा 50 इंटू 8, तो ये हमारे पास 8 5 जा 40, तो 4000 जूल, ठीक, ये आंसर, ये आंसर। अब एक काम करते हैं हम लोग, इतने को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग जो है क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं, इतने को स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसी की और में है 4 में, कि वाई डू यू द टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर, जो कोई भी दो मैग्नेटिक लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते, तो इनका रीजन ये है कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ना, तो इनके दो डायरेक्शन हो जाएंगे, टू डायरेक्शन होना पॉसिबली नहीं है, इसके लिए ये दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस के कोई भी दो प्रॉपर्टीज, एक तो इसमें पहले दिन दे दिया कि ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, तो लिख देना मैग्नेटिक लाइंस फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और हमेशा ये जो मैग्नेटिक लाइन है ना, ये कॉमनली ध्यान रखना कि एन पोल से निकलकर एस पोल तक पहुंचती है, फिर अंदर एस पोल से एन पोल तक पहुंचती है, ठीक है। इसके बाद व्हेन विल द फोर्स एक्टिंग वन करंट कैरिंग कंडक्टर बी मैक्सिमम इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये तो आपको मैग्नेटिक फील्ड, एक चीज ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो एन से निकलकर एस तक पहुंचने के बाद फिर अंदर से एस से एन तक पहुंचती है, ठीक है, ये ध्यान रखना जरूर, क्योंकि तभी हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना ये लूप बना लेती है, लूप मतलब होता है गोलाकार एकदम से सर्किल टाइप में, ठीक।
और मैक्सिमम कब होंगे, जब ये नियर रहेंगे, दोनों के दोनों मैग्नेटिक फील्ड नियर रहेंगे, जितने नियर रहेंगे उतने मैक्सिमम, और जैसे इसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो वो फिर मिनिमम होती जाएंगे। हाँ, राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला फॉलोइंग कंपाउंड्स, इसके स्ट्रक्चर बताओगे 5 नंबर में। ठीक, 5 नंबर में हम लोग स्ट्रक्चर बताएंगे, तो आंसर 5। देखो 5 में पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है, लिख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर में है हमारे पास एथेनोइक एसिड, तो ऑप्शन नंबर 1 में है, हम लोग लिखेंगे एथेनोइक एसिड। और इसके बाद पॉइंट नंबर 2, ऑप्शन ए पॉइंट नंबर 2 में है 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक, और इसमें थर्ड नंबर में है ब्यूटेनॉन 2, तो ब्यूटेनॉन 2 है। और फोर्थ पॉइंट में है हमारे पास नियोपेंटेन। ठीक, नियोपेंटेन। अब देखो इनके जो है हम लोग स्ट्रक्चर को बताएंगे। सबसे पहले समझना, हम लोग जो है इसमें हम लोग एथेनोइक एसिड बताते हैं, तो एथेनोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है, और CH3COOH, ये तो फार्मूला है। अब इसी को ना हम लोग इसको कॉमनली इसमें हम लोग स्ट्रक्चर में दिखाएंगे। तो कॉमनली देखो यहाँ पर 1 2, तो 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन। कार्बन कार्बन में हमेशा हम लोग जो बॉन्डिंग है ना 4 लेते हैं हम लोग। ठीक, अब ऑक्सीजन को हमेशा 2 बॉन्ड चाहिए, हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड चाहिए, तो ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर OH लेते हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड करके यहाँ से O कर देते हैं, तो 1 2 3 4 5 बॉन्डिंग कंप्लीट। तो यहाँ पर 1 इसमें H कर दो और इसमें कॉमनली HH कर दो। तो देखो यहाँ पर गिनती कर लो, अब काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5, 3 H एक्स्ट्रा है। H जब एक्स्ट्रा है तो एक काम करते हैं, बॉन्डिंग भी तो ज़्यादा है, यहाँ पर आप लोग देख कर बता नहीं रहे हो कि बॉन्डिंग भी तो ज़्यादा है। देखो 1 2 3 4, हाँ, तो ये स्ट्रक्चर हो गए। अब देखो हमारे पास पॉइंट नंबर 2 में क्या है, पॉइंट नंबर 2 में है, अच्छा यहाँ पे 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, क्लोरो 1 पर है, और प्रोप मेथ एथ प्रोप में 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। तो प्रोपेन यानी हम लोग कहेंगे, समझना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और क्लोरो 1 कार्बन पर है, तो ये यहाँ से अगर काउंटिंग करोगे तो यहाँ पर क्लोरो दे दो, और 1 2 3 4 बॉन्डिंग दे दो। अब एच दे दो, यहाँ पर एच एच एच, सब में एच दे दो, एच एच। इसको ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, CH3 है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2Cl। ठीक, ये हाँ। अब देखो इन्होंने कहा है, या यहाँ पर अगर Cl को बॉन्डिंग में शो करोगे तब भी कर सकते हो आप लोग। ठीक, अगर आप लोग कहोगे नहीं हम बॉन्डिंग में दिखाएंगे तो बॉन्डिंग में दिखा सकते हो, CH2Cl। अब देखो हमारे पास थर्ड नंबर में है ब्यूटेनॉन 2, तो थर्ड नंबर में है ब्यूटेनॉन 2, नॉन 2 पर है, नॉन के लिए CO ग्रुप होने चाहिए, और ब्यूट के लिए मेथ एथ प्रो ब्यूट 4 कार्बन होने चाहिए, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4। ठीक, अब नॉन किस पर है, कार्बन 2 पर है, नॉन जो किस पर है, कार्बन 2 पर है। तो चाहो इधर से काउंटिंग कर लो, तो इधर से काउंटिंग कर लोगे, इधर से काउंटिंग करोगे ये 2 पर है, इधर से काउंटिंग करोगे ये 2 पर है, किसी पर दिखा सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग कॉमनली यहाँ पर इस पर दिखा सकते हैं नॉन को। ठीक, तो नॉन जो नॉन है ना उसके लिए CO ग्रुप है, और CO तो O को डबल बॉन्ड चाहिए, तो इसको हम लोग डबल बॉन्ड देते हैं, और यहाँ पर H दे दो। ठीक, यहाँ पर H दे दो, सबके बॉन्डिंग भी तो हमारे पास 4 होने चाहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, तो CH3 कर सकते हो, इसे सिंगल बॉन्ड CO कर सकते हो, फिर इसको सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, ये भी कर सकते हो आप लोग। अब देखो 4 नंबर में,
4 नंबर में क्या दिया इन्होंने, नियोपेंटेन। ठीक, नियोपेंटेन। देखो नियोपेंटेन की एक हम आपको क्वालिटी बता देते हैं। नियोपेंटेन में ना इस प्रकार से, जैसे पेंट के लिए 1 2 3 4 5 5 कार्बन होने चाहिए, तो कॉमनली हम लोग देखो 1 2 3 4 तो इसके बॉन्डिंग होने चाहिए। नियोपेंटेन में हम लोग नियो के लिए क्या करेंगे, समझना, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3 दे दो, यहाँ पर भी CH3 दे दो, यहाँ पर भी CH3 दे दो। अगर इधर से काउंटिंग करोगे 1 2 3, इधर से काउंटिंग करोगे 1 2 3 3 है ना, तो 1 2 3 4 5 ऐसी, तो 5 कार्बन हो गए और ये नियो की स्ट्रक्चर है। ठीक, नियो की स्ट्रक्चर है। अब देखो आप लोग समझ गए होंगे इसको। अब देखो आप लोग 5 को तो देख चुके हो, 6 को देखो। ठीक, 6 में है, व्हाट डू यू मीन बाई एलॉय। एलॉय क्या है भाई, एलॉय क्या है भाई, दो मेटल को आपस में मिला दो, एलॉय बना दो। राइट द नेम ऑफ कंपोजिशन एंड यूज टू मेन एलॉय ऑफ कापर। कापर के कोई भी दो एलॉय के नाम, CuFeS2 कापर पाइराइट, CuFeS2 कापर पाइराइट, Cu2S कापर गिलांस। ठीक, इसके बाद इन्होंने ये कहा है इसमें 7 नंबर नहीं, इसी में कि हाउ कॉपर मेटल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कॉपर सल्फाइड Cu2S एंड आल्सो राइट केमिकल इक्वेशन। हाउ कॉपर मेटल, ठीक, कॉपर मेटल एंड ऑब्टेन फ्रॉम कॉपर सल्फाइड। अगर कॉपर मेटल को कॉपर सल्फाइड एंड आल्सो राइट केमिकल इक्वेशन, हाउ कॉपर मेटल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कॉपर सल्फाइड। तो कॉपर सल्फाइड से कॉपर मेटल को निकालने के लिए आप जो करोगे क्या, कॉमनली समझो 6 के सेकेंड पार्ट को। तो जैसे मान लो कि आपके पास कोई कॉपर सल्फाइड आपको गिवन है ना, कोई कॉपर सल्फाइड आपको गिवन है, तो Cu2S, और इसमें से कॉपर निकालने के लिए काम करो, इसको ना हीट कर दो। ठीक, या तो फिर CO2 से रिएक्शन करवा दो या फिर हीट कर दो। तो जैसे हीट करेंगे, हीट सबसे बढ़िया हमारे पास ये ट्रीटमेंट यही सही है। हीट करने पर हम लोग इसे तोड़ देते, ब्रेक कर देते, तो ये हो जाएगा हमारे पास Cu2S का Cu+S। ठीक, तो Cu+S, अब S को ना 4 दे दो। ठीक, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कॉमनली हम लोग कह सकते हैं 4 अगर नहीं भी दे रहे हो तो यहाँ पर अगर 2 दे रहे हो तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करना। ठीक, तो वैसे S को तो 4 देते ही हम लोग। फिर से वो समझो, जैसे मान लो Cu2S दे रहे हो, रिएक्शन हीट कर रहे हो, तो Cu+S2 अगर दे रहे हो, S को 8 भी देते हैं, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई, बस यही है। तो हम लोग कॉपर सल्फाइड से अगर कॉपर को हम लोग निकालना चाहे तो उसको हीट कर देंगे। ठीक, इसके बाद हमारे पास क्या है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। अगर हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि कोई एसिड हो और कोई बेस हो, एसिड और बेस की अगर आपस में रिएक्शन करा देते हैं तो वहां पर साल्ट और वाटर बन जाएंगे, दोनों चीज, तो साल्ट और वाटर बनेगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम को हम लोग क्या कर देंगे, जिप्सम को वही 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन पर इसको हीट कर दो और प्लास्टर ऑफ पेरिस बना दो। पीएच वैल्यू, कोई भी सॉल्यूशन हो, कोई भी सॉल्यूशन में अगर हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन हम लोग फाइंड करते हैं तो उसे पीएच वैल्यू कॉल्ड करते हैं ना। तो पीएच वैल्यू क्या है, अगर कोई भी सॉल्यूशन हो उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन को पता लगाओ और इसको पीएच वैल्यू कह दो। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विद वाटर एंड एल्युमिनियम। देखो एल्युमिनियम जो है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ वाटर विद द फॉलोइंग। वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, एल्युमिनियम की, कैल्शियम की, आयरन की। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, आयरन है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन वाटर। चलिए फिर इनका रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन हमारे पास क्या है, 6 के हम लोग और कर रहे हैं, तो लिखेंगे आंसर 6 और इसमें इनके फर्स्ट पार्ट में क्या है, तो फर्स्ट पार्ट में है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम रिएक्शन विद H2O, रिएक्शन
ये फार्मूला हो जाएगा Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस को निकाल दो इसमें से, बैलेंस कर लो। Al2 है तो 2 टाइम्स है, 2 से मल्टीप्लाई, H 2 टाइम्स है, यहाँ पर 2 टाइम्स है, बट O यहाँ पर 3 टाइम्स है, 3 से मल्टीप्लाई तो H हमारे पास 6 टाइम हो गया यहाँ पर, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई तो H 3, ठीक। एंड हमारे पास सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, हमें गिवन है कैल्शियम। कैल्शियम का फार्मूला Ca रिएक्शन विद OH का, सॉरी किससे करा रहे हैं, Ca और रिएक्शन कराएंगे H2O से, रिएक्शन करा देंगे तो Ca रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू H2O, तो ये बनेगा हमारे पास CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकाल दो, बैलेंस कर लो। Ca 1 टाइम्स, Ca 1 टाइम्स, H 2 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, O 2 टाइम्स, O 2 टाइम्स, ठीक है। एंड थर्ड ऑप्शन में हमारे पास है, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, आयरन। आयरन मतलब Fe, और विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन करा दो आप लोग H2O से, तो ये बन जाएगा हमारे पास Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन को निकाल दो, तो बैलेंस कर लो। बैलेंस Fe जो है 1 टाइम्स है, यहाँ पर 3 टाइम्स है, 3 से मल्टीप्लाई कर लो। O यहाँ पर 4 टाइम्स है, O यहाँ पर 1 टाइम्स है, 4 से मल्टीप्लाई कर लो। H 4 टू जा 8 टाइम्स, और H यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर लो, कंप्लीट बैलेंस। क्लियर? अब एक काम करते हैं, हम लोग जो हैं बायोलॉजी करते हैं, तो इतने को पहले आप लोग एक काम कर लो, चलो इतने को स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बताते हैं आगे। फिर हम लोग बायोलॉजी करते हैं अब हम लोग, हाँ। तो बायोलॉजी में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। तो फिर हम लोग गलत लिख गए थे यहाँ पर आप लोग नंबर सही कर लेना, हमने 6 को और लिख गए थे, वहाँ पर 7 नंबर है वो, ठीक। चलो 8 नंबर, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 8 में क्या है, 8 में हमारे पास क्या है कि डेफिनेशन नहीं, व्हाट इज ए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो हेडिंग क्या डालोगे हम लोग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक। क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हाँ, अब प्रोपेगेशन वो भी वेजिटेटिव में आप लोग जानते हो कि क्या है, नहीं जानते हो तो जान लो। हम लोग प्रोपेगेशन मतलब हम लोग जानते हैं कि जब ये हम आपको स्टडी करा चुके थे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये एसेक्सुअल, सेक्सुअल नहीं, एसेक्सुअल मतलब एसेक्सुअल, जिसमें हम लोग कहेंगे कि मेल फीमेल की कोई भी यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है तो वेजिटेटिव में, ठीक है, वेजिटेटिव की बात कर रहे हैं हम कि इसमें भी मेल फीमेल की हमें रिक्वायर्ड नहीं है, केवल इसमें इन्वॉल्व होते हैं 1 पेरेंट, मतलब हम लोग कहेंगे कि सिंगल पेरेंट जो है, सिंगल पेरेंट की इसमें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो जैसे हम लोग कह सकते हैं भाई रूट, फिर से एक बार समझो, आपको समझाते हैं पहले। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, जिसमें हम लोग कहेंगे कि इसमें केवल सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें सिंगल पेरेंट्स, और ये जो है ये क्या है, एसेक्सुअल प्रोपेगेशन है। हाँ, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है जैसे हम लोगों ने कहा था कि गुलाब के पौधे हैं, गुलाब के पौधे को हम लोग काट कर हम लोग उसको कहीं पे लगा देते हैं, तो नए अगर प्लांट्स हो जाए, नए प्लांट्स हो जाए, तो इसे भी हम लोग कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये, है ना। जैसे आलू है, पोटैटो आलू है, उसको भी हम लोग जब बोते हैं, ठीक है, तो उसमें जब बोते हैं तो उससे भी अगर नए नए आलू आ जाए, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर क्या मेल फीमेल की रिकॉर्ड हुई, यहाँ पर जहाँ मेल फीमेल की रिकॉर्ड ना हो वहां पर हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इन्होंने क्वेश्चन में ये भी कहा था कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, इसके बाद राइट एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन ब्रीफ, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जो, अच्छा वेजिटेटिव पार्ट्स क्या क्या है, आप लोग जानते हो कि रूट्स है, स्टीम है, लीव्स है और बड्स है, ठीक है, रूट्स है, स्टीम है, बड्स है, ये सब क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के पार्ट है। और इसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि इसके एडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेज का क्या है, प्रॉफिट क्या है, इसकी प्रॉफिट जो है आपको बता दे कि इसकी जो ग्रोथ है ना, बहुत फास्ट ग्रोथ है इसकी, तो ग्रोथ जो है इसकी बहुत फास्ट है। और एक चीज बता दे कि इसमें जो क्या नाम, ये सीडलेस होते हैं, सीडलेस जानते हो, सीडलेस मतलब बीज नहीं होते इसमें। हाँ, तो हम लोग कहेंगे कि
ये फॉर सीडलेस प्लांट के लिए बहुत प्रॉफिट है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई एक प्लांट है और इसमें सीड बिल्कुल बने ही ना, मतलब कुछ भी फल फ्रूट कुछ भी ना हो, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग फिर कर क्या सकते हैं, तो इसे कॉलम काट काट कर हम लोग इसको बो सकते हैं। जैसे भाई हम लोग कहेंगे गन्ना, तो गन्ने में हम लोग क्या करते हैं, गन्ने के कॉलम काटते हैं और काट काट कर बो देते हैं, है कि नहीं, ऐसे तो उसकी रोपाई करते हैं हम लोग। तो बस सेम, यानी हम लोग कहेंगे इसके जो एडवांटेज है, बहुत एडवांटेज जो है हम लोग कहेंगे ये जो फॉर सीडलेस प्लांट है इसके लिए तो बहुत ही ये बढ़िया हम लोग कहेंगे प्रॉफिट के लिए है। इसके बाद है इसी में क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 में, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग, शॉर्ट नोट्स बताओ, ठीक। तो शॉर्ट नोट्स हम लोग बताएंगे, इन्होंने कहा शॉर्ट नोट्स बताओ। तो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 9, तो आंसर 9 में क्या है, आंसर 9 में शॉर्ट नोट बताएंगे। नंबर 1 में हमारे पास है सिनेप्स, क्या है हमारे पास, सिनेप्स, ठीक। अब देखो सिनेप्स आखिर है क्या, ठीक, सिनेप्स क्या है, जो सिग्नल ट्रांसमिशन है ना, सिग्नल ट्रांसमिशन को ट्रांसमिशन करना होता है, बस सिग्नल को ट्रांसफर करना होता है। जैसे हमारे बॉडी में सिग्नल को एब्जॉर्ब भी करते हैं हम लोग और रिलीज भी करते हैं। एब्जॉर्ब कैसे करेंगे, जैसे भाई हमने बिना देखे इस बोर्ड को टच किया, हमने कहा कि हाँ इनका जो टेम्परेचर है वो जो है कोल्ड में है, ठीक, किसमें है ये, ठंडेपन में है। तो हम लोगों ने इसको बिना देखे इसकी जो सिग्नल है वो हमने एब्जॉर्ब किया है। तो सिग्नल को एब्जॉर्ब करना मतलब सिग्नल का ट्रांसफर करना होता है, ट्रांसमिशन है ये, ठीक है, सिनिप्स। तो सिनिप्स क्या है, जो सिग्नल को ट्रांसमिशन करता है। इसके बाद इन्होंने कहा है ऑक्सिन, क्या कहा इन्होंने, ऑक्सिन सेकेंड पार्ट में। तो देखो ऑक्सिन क्या है, ठीक, तो ऑक्सिन, ऑक्सिन आप लोग कॉमनली जानते हो कि ये एक प्लांट हार्मोन है, क्या है, प्लांट हार्मोन है। और ये करता क्या है, प्लांट में जो सेल है ना उसकी जो सेल में ग्रोथ करता है ये, कौन, ऑक्सिन। तो सेल में, प्लांट की जो सेल है उसमें ग्रोथ करता है ये, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें 10 नंबर में दिया गया है डिफाइन इकोसिस्टम, ठीक, 10 नंबर में है। तो आंसर 10 और हेडिंग क्या डालोगे, इकोसिस्टम, ठीक। तो इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम कॉमनली आप लोग जानते हो कि जिस हम लोग जो भी इकोसिस्टम, तो जो भी हम लोग जहां पर भी जिस जिस वातावरण में हम लोग, जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। चाहे हम ही लोग क्यों ना हो और चाहे कोई एनिमल क्यों ना हो, अच्छा कोई इंसेक्ट क्यों ना हो, ये जिस भी क्षेत्र में जिस भी फील्ड में रहेंगे उस फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद इन्होंने कहा है कि डिस्क्राइब डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पाउंड इकोसिस्टम इन ब्रीफ। भाई देखो, अगर कोई पॉन्ड में, कोई भी पॉन्ड में भाई कौन रहेंगे, मछलियाँ तो रहेंगी ना, मछलियाँ रहेंगी, तो उन्हें ब्रीफ के लिए क्या चाहिए, उन्हें ब्रीफ के लिए जो है आप लोग जानते हो कि भाई मिट्टी भी भाई ब्रीफ का मतलब ये था, ब्रीफ का मतलब हम लोग ब्रीफ करने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, बट उन्हें वाटर भी चाहिए और मिट्टी भी चाहिए उन्हें, ठीक है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन विद एग्जांपल। देखो ऑटोट्रॉपिक किसे कहते हैं, जो भी फूड है, ठीक है, वो अपना स्वयं बना ले, ठीक है, सेल्फ पे फूड किसी और पर डिपेंड ना रहे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक जो अपने फूड को खुद ही बना ले उसे ऑटोट्रॉपिक, और जो दूसरे के फूड पर डिपेंड रहे, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे हेट्रोट्रॉपिक। इसके बाद इन्होंने कहा है डिस्क्राइब फंक्शन विद वेरियस पार्ट ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल विद डायग्राम। तो ह्यूमन में आप लोग जानते हो कि डायग्राम आप लोग कई बार आप लोग बना भी चुके हो, जानते भी हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू होती है, हमारे माउथ से, माउथ के बाद फिर तीत, तीत के बाद टंग, टंग के बाद है ये हमारे पास, टंग के बाद हम लोग कहेंगे फाइनिक्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हाँ यही सब। तो डिस्क्राइब फंक्शन व वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री, नहीं इसमें तो पार्ट आपको कैन विद डायग्राम, अच्छा हाँ डायग्राम बनाने हैं,
चलो डायग्राम देख के आप लोग बना लेना, ठीक है। तो आज के सेट को दोस्तों यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो ज़रूर बताना। सारे क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर इसलिए दिखा दिए जा रहे हैं जिससे कि आप लोगों को पीडीएफ की ज़रूरत नहीं है, आप लोग स्क्रीन से देख कर ही लिख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। जय हिंद जय भारत। आप लोगों को कोई डाउट हो कमेंट होइए, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।